हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन और सर्कुलर मोशन के दूसरे लेक्चर में आपका वेलकम है। हम लोग जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें सीखे कि सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंगुलर वेरिएबल से भी और लीनियर वेरिएबल से भी। मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, आप इसकी भी बात कर रहे होंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी भी बात कर रहे होंगे। आपकी आज़ादी है, आप दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो रोटेशनल मोशन में जो फिजिक्स आप पढ़ रहे होते हैं उसको खूब अच्छा करने का जो बेस है वो यही सर्कुलर मोशन से ही बन के तैयार हो जाता है। इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग ढंग से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो टर्म्स रिलेटेड में हम लोगों ने देखा कि रेडियस वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी का उन सब से रिश्ता। तो जो मुख्य बातें थी वो ये कि सर्कुलर मोशन चाहे कहीं पर भी हो रहा हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है, क्योंकि बिना घूमे आप सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते हैं। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बदल दे तब, डायरेक्शन को बदल दे तब, या दोनों को बदल दे तब वो वेक्टर बदल गया। और वेलोसिटी वेक्टर अगर बदल गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन बिना एक्सेलरेशन के संभव नहीं है। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नीट्यूड के बारे में। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको कि आप स्पीड कह देंगे, और बार बार इस चैप्टर में स्पीड की बात हो रही होगी जब वो मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। तो स्पीड की जब बात आएगी तो आप कहेंगे कि स्पीड भी बदल सकता है। हाँ, स्पीड भी अगर बदला डायरेक्शन के साथ साथ तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड अगर कांस्टेंट रहा, कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से राउंड ले रहा है तो सब जगह 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 5 मीटर आगे जा रहा है। ठीक। तो उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देंगे। फिर हम लोग v और ओमेगा के बीच रिलेशंस देखे। तो रिलेशन देखे तो हमने कहा कि v जो है ये ओमेगा आर आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, और यही आपके काम का ज़्यादा होगा, लेकिन वेक्टर के हिसाब से भी ध्यान रखे ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ के अगर इनको आप मैग्नीट्यूड लिखे, यहाँ से देखे तो जरा ओमेगा आर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के नियम से। ठीक। और आप जानते हैं कि v और ओमेगा में, यहाँ पे ये r और ओमेगा में हमेशा 90 डिग्री का, इनफैक्ट इनके साथ भी सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पे तीनों। मतलब थीटा ऑलवेज 90 डिग्री आएगा, तो इसलिए साइन 90 1 हो जाएगा। एक को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसी वजह से v इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑलवेज वैलिड होता है सर्कुलर मोशन में। ठीक। बस ये लिखते समय एक बात और सीखने के लिए आपको मिल जाएगा कि ये ओमेगा आर साइन थीटा जो आप लिख रहे हैं, तो ये जो आर साइन थीटा है ये बेसिकली जब आगे के चैप्टर्स में हम लोग आएंगे, रोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ढूंढ रहे होंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही है, जो रेडियस है साइन 91 है। काम आपका सर्कुलर मोशन में इतना ही से चल जाता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। क्वेश्चन है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा, ऑफ द सेकेंड हैंड, घड़ी का जो सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच, घड़ी के सेकेंड वाले सुई का एंगुलर वेलोसिटी बताइए। ठीक, वीडियो रोक के बनाइए, बना लिए। चलिए यहां आइए। तो
देखिए, घड़ी में 3 सुई होता है, घंटा वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला, ठीक। तो से एक चक्कर सेकंड वाला सुई कितने देर में लगाता है? तो आप जानते हैं, टिक 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 चला, 1 सेकंड में वो थोड़ा थोड़ा जो चलते जाता है, टोटल 60 सेकंड्स में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक। एक चक्कर पूरा किए हुए में थीटा कितना आएगा? थीटा इन 1 रिवॉल्यूशन, तो आप कहेंगे 2 पाई रेडियन, और टाइम इन 1 रिवॉल्यूशन इज 60 सेकेंड। हो गया काम आसान। तो आप कहेंगे ओमेगा बराबर जो थीटा आया है वो डिवाइडेड बाई टाइम। आप ये डेल्टा लिखे या ना लिखे, थीटा बाई टी भी कई बार सीधे लिख के निकलेंगे आप, बात खत्म। आइए 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 यानी कि पाई बाई 30, यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए यहां पे ये ओमेगा निकालते समय कहीं पर भी रेडियस का आप यूज किए हैं क्या? क्या जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई जो कि रेडियस होगा उसका, अगर उसके टिप की बात करें तो उसका यूज किए हैं क्या? नहीं। मतलब ये एक चीज यहीं पे क्लियर करते चले हमेशा के लिए कि जो एंगल तय होता है वो हर पॉइंट के लिए सेम एंगल तय होगा। अगर मैं अपने हाथ को यहां से 90 डिग्री घुमाया हूं तो हाथ का हर पार्टिकल 90 डिग्री घुमा है, ठीक। लेकिन मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो पास वाला है एक्सिस के वो कम तय करेगा, दूर वाला ज्यादा तय करेगा, और सबसे दूर वाला सबसे ज्यादा तय करेगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम सबका अलग अलग होगा, मतलब स्पीड सबका अलग अलग होगा, लेकिन ओमेगा सब सेम तय कर रहा है सेम टाइम में, इसलिए ओमेगा, ठीक है ना, इट इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इन ए रोटेटिंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई, ठीक है ना। स्पीड is different for different, क्या कहते हैं, रेडियाई। अलग अलग रेडियस हो जाएगा सबका, पास वाले का कम रेडियस है, ठीक। और ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप देख रहे हैं कि v जो है ये ओमेगा को जब r से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आ रहा है, ठीक। r ज्यादा तो v भी ज्यादा, v ज्यादा तो दूर वाला ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ध्यान रखिए, इसको हम लोग फिर यूज करेंगे आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। एनीवेज, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपसे अगर हम ये पूछे कि कि उसके स्पीड को अगर हम दोगुना कर दे तो ओमेगा के साथ क्या होगा, तो जरा फिर से देखिए इस पे। आप कहेंगे सर्कुलर मोशन, किसी दिए हुए सर्कुलर मोशन के लिए ये हो जाएगा फिक्स्ड। जैसे ही ये फिक्स हो गया तो v और ओमेगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको दोगुना तो वो भी दोगुना, वो दोगुना तो ये दोगुना, ये आधा तो वो आधा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला, उसमें था कि किसी सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी का वेलोसिटी को दोगुना किया गया और एंगुलर वेलोसिटी को आधा कर दिया गया, तो जरा बताइए तो उसका कुछ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इस तरह कुछ पूछ रहा था। ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं हुआ कुछ। अगर आपने स्पीड को दोगुना किया तो ओमेगा खुद ही दोगुना हो जाएगा, वो आपको दोगुना करने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन की जहां तक बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है बॉडी वो खुद एक पॉइंट मास है, उसका आर फिक्स है सेंटर से, क्लियर। तो इसलिए ये क्लियर रखिएगा बात को।
तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड, जिसको कि कैपिटल टी से आप अक्सर दिखाते रहेंगे, और ये भी, इसकी कहानी भी लंबी जाएगी। इसकी कहानी भी लंबी जाएगी, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ये साइकिल वर्ड जो है, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। ऐसा पीरियोडिक मोशन, नेचर में पीरियोडिक मोशन जो रिपीट करता है अपने आप को, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन अपने आप को एक बार रिपीट करने में जो समय लेता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। सर्कुलर मोशन तो बहुत सिंपल, सर्कुलर मोशन में तो बहुत सिंपल हो गया कि एक चक्कर लगाया, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो हो गया टाइम पीरियड, जो टाइम लगा, ठीक। लेकिन पीरियोडिक मोशन डिटेल में आगे पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, पढ़ेंगे, मजा आएगा। उसके बाद जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर वाई एक्सिस में उसको कंबाइन कर दे एक्स एक्सिस के ट्रांसलेटरी मोशन से, तो वो वेव बन जाएगा, डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो ये सब पीरियोडिक मोशन है, लेकिन वहां पे तो आपको अब साइकिल नहीं दिख रहा होगा, ठीक। तो आप कहेंगे कि पीरियोडिक मोशन जितना देर में अपनी हालत को रिपीट करता है, आई रिपीट, अपनी हालत को रिपीट करता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सर्कुलर मोशन में एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे पहुंच जाना, ठीक। आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर्कुलर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है धीरे धीरे तेज होते जाना, या पहले से तेज था तो धीरे धीरे धीरा होते जाना, रुक जाना, मतलब उसका टाइम कंप्लीट होने में एक साइकिल बदल रहा है। तो इसी वजह से अगर सर्कुलर मोशन की बात होगी तो टाइम पीरियड कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही आप बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। टू कंप्लीट वन साइकिल। तो अगर टाइम पीरियड की बात हो रही है सर्कुलर मोशन में, तो डेफिनेटली वो कैसा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तभी टाइम पीरियड फिक्स होगा, तभी टाइम पीरियड का कुछ मतलब है। आप टाइम पीरियड चेंज करते जाएंगे तो ये क्या पूछ रहे हैं आप? तो कौन वाला पूछ रहे हैं ये भी बताना होगा ना, ठीक। तो टाइम पीरियड का ये मामला। अब आइए टाइम पीरियड और ओमेगा में रिश्ता देखा जाए। आप कहेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टाइम। अरे थीटा तय किया गया एंगल और टाइम लगा हुआ टाइम, ठीक है। तो अब एक चक्कर की बात करें जरा। इन वन साइकिल थीटा हो जाएगा 2 पाई और टाइम जो हो जाएगा वो कैपिटल टी हो जाएगा। तो जरा देखिए तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको रात में 2 बजे भी सीधे उठा के बोला जाए तो आप ये रिश्ता बता दे, ये वो वाला है। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कैपिटल टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। अब देखिए, आपको अब कई जगह क्वेश्चंस में पूछेगा टाइम पीरियड, आप एक्चुअल में ओमेगा को ढूंढेंगे। जैसे ओमेगा मिल जाएगा टाइम पीरियड तुरंत निकल जाएगा। सिर्फ टाइम पीरियड ही नहीं निकलेगा, जो अगला कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी, वो भी निकलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। वन सेकेंड, ठीक है ना। तो टी सेकेंड अगर आप लेते हैं तो इसमें
एक साइकिल पूरा होता है, यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। इसमें एक साइकिल पूरा होता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा होगा, तो 1/t। एक सेकंड में जो साइकिल पूरा होता है इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। छोटा वाला एफ से भी दिखाते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो न्यू है। क्या बोला मैंने, न्यू, ठीक। तो ये न्यू हो गया, तो गजब हो गया। फ्रीक्वेंसी सीधे इन्वर्स है किसके, टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड के। तो एक बार फिर से उस बात को हम रिपीट करेंगे कि आपको टाइम पीरियड पूछ रहा हो तब, ओमेगा पूछ रहा हो तब आप क्या निकालेंगे, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड पूछ रहा हो तब या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो तब आप ओमेगा निकालेंगे, और ओमेगा निकालेंगे और बाकी दोनों आप तुरंत बता देंगे। यहाँ पे एक बात और आपको सिखाना चाहेंगे, वो ये कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने देखा बड़ा खूबसूरती से कि ओमेगा बराबर θ/t है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा इंटू टाइम कर देंगे ओमेगा टी, तो ये थीटा है। ये बहुत खास चीज होगा आपके लिए, वो ये कि कल होके आप साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप सीधे लिख देंगे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये ओमेगा टी क्या है, ये तो एंगल ही है, ठीक। तो थीटा ना लिख के अगर आप टाइम और ओमेगा के साथ लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। मैंने साइन या कॉस का नाम लिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप कहेंगे सर आपसे टैन छूट गया, टैन छूटा नहीं है, ठीक। पीरियोडिक मोशन में टैन ओमेगा टी आपको नहीं मिल रहा होगा, क्यों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। आगे जब पढ़ा रहे होंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो उसे आना ही है, ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बार बार साइन कॉस मिल रहा होगा, टैन नहीं मिल रहा होगा। तो टैन क्यों नहीं मिलता है उसकी चर्चा वहां पे हम करेंगे, अभी फिलहाल आपके लिए होमवर्क है। तो साइन ओमेगा टी आप लिख के निकल जाएंगे, कॉस ओमेगा टी, ये सब पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिश्ता हुआ। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर मोशन में डायमीटर दिया हुआ है 0.80 मीटर और 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, पर मिनट। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ओमेगा बताइए, टाइम पीरियड बताइए। मैंने ओमेगा का नाम पहले लिया, का हो सकता है वो टाइम पीरियड भी पहले पूछ सकता और ओमेगा बाद में पूछता, लेकिन आप पहले निकालेंगे क्या, ओमेगा ही निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा निकाल के तब टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की कहानी आप तय करेंगे, ठीक है। तो ये जिगजैग मोशन है इस इंसेक्ट का, जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, एवरीथिंग आ जाएगा उसके मोशन में। आइए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करें पहले। चलिए, तो हम लोग ओमेगा निकालना चाहेंगे। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल तय होता है, 2 पाई रेडियन। तो 100 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 2 पाई। एक तो ये इतना एंगल जा रहा है कितने देर में, तो नीचे टाइम आप जानते हैं ओमेगा बराबर θ/t, तो थीटा इतना हो गया और टी कितना है, तो 60 सेकेंड हो गया। तब जो आएगा ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। तो यहीं पे आप एक चीज सीख लिए कि कैसे रिवॉल्यूशन और समथिंग में दिया रहेगा, तो यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, तो आप उसको तुरंत बदल लेंगे। और बदलने के लिए कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। हर बात में आप लोग क्या करते हैं ना, एक चैप्टर में 40-40, 50-50 फार्मूला बनाने लगते हैं। अब बाद में उसके बाद जो सबसे ज़रूरी फार्मूला था वो भी नहीं ध्यान रहता है, एम ए का ओ में हो जाता है, वो काम नहीं कीजिए। आइए यहाँ पे देखिए, इसको चेंज कीजिए जल्दी से। ओमेगा आ गया कितना, कट, तो 10 π/3 सही जा रहा है ना, हाँ 10 π/3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। पूछ रहा है नाउ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल देंगे। तो आप कहेंगे 2 π/3
ओमेगा, ठीक, 2 पाई, ओमेगा आया है आपका 10 पाई बाई 3, तो पाई से पाई कट गया, 6/10 यानी 3/5, और नीचे में ही है पाई, ठीक, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 1/T, मतलब इसको उलट दीजिए 5 पाई बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, इधर सेकंड था तो ये पर सेकंड हो जाएगा। पर सेकंड को हर्ट्ज साहब के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो हर्ज है, ठीक, इस बात पे आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये सब बात थी। हाँ, 1 मिनट, तो ये ओमेगा हुआ है, ला, इसमें तो डायमीटर रेडियस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, ओमेगा की बात कर रहा था इसलिए। अब हम लोग कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में इसका स्पीड बताइए, तब जरूरत पड़ेगी रेडियस का। अगर स्पीड यहीं पे थोड़ा सा चलिए, नहीं पूछा गया तो वो भी निकाल दे। स्पीड v बराबर ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आया था जो वो डालिए इसमें, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 0.8 है तो आधा कर देंगे, रेडियस हो जाएगा। ओमेगा कितना आया है देखिए यहाँ, 10 पाई बाई 3 इंटू 0.4, 4 पाई बाई 3, कितना, मीटर पर सेकेंड, मीटर में दिया है ना, हाँ, तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिनट को भी हम लोग सेकेंड में बदल चुके थे, तो 2-3 चीजें हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। इनफैक्ट अब एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेचर में आप काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन हुआ क्यों, ठीक, उसके लिए फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन संभव नहीं है। तो एक्चुअल में अब एक्शन की बात हो रही है। आप कहेंगे सर बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट संभव है, बिल्कुल। कोई बॉडी पहले से इनर्शिया में है, मोशन में चल रहा है तो चलता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहली बार फोर्स का मामला आएगा जब एक्सेलरेशन का मामला आएगा। तो हम लोग अभी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे डिटेल में। जाहिर सी बात है, न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो F बराबर ma वही फोर्स हो जाता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन को ठीक से समझेंगे तो फोर्स समझना आसान हो जाएगा। जो नाम यहाँ पे देंगे वहाँ पे भी वैसा ही नाम दे देंगे फोर्स में। फॉर एग्जांपल एक नाम आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जाहिर सी बात है फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, अब तक आप सीधे पढ़ते थे कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना। ये एवरेज की बात हुई, मतलब सीधे पूछे तो आपको ये बोलना है। और बोले कि नहीं, अगर टाइम बहुत छोटा ले रहे हैं, टेंस टू 0 अगर ले रहे हैं, ये लिमिट लगा रहे हैं, तब ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, dv/dt, ठीक। कैलकुलस की भाषा में dv/dt, और सीधे पूछा जाए जो कि आप एवरेज की भाषा यूज करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब आइए, जो सर्कुलर मोशन बॉडी कर रहा है, मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको कहा कि ये कमाल का मोशन है कि इसमें डायरेक्शन का कहानी अलग चल रहा होता है और मैग्नीट्यूड का कहानी अलग चल रहा होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में सीधा आप बात करते हैं वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ तो हाँ चेंज हुआ, और वो क्या होता है, अक्सर मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन का कहानी एकदम अलग कर दिया गया, ठीक, और मैग्नीट्यूड का अलग। तो डायरेक्शन इधर था, इसको चेंज होना होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं तो इसको इस तरफ घूमना होगा। तो जरा देखिए, यहाँ का डायरेक्शन इधर, यहाँ का डायरेक्शन नीचे, यहाँ का डायरेक्शन राइट को।
तो अब देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक, यूसीएम, तो कोई भी फोर्स, गौर से सुनिएगा, कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन के कंपोनेंट, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ आया तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा मतलब स्पीड चेंज हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी ऐसा फोर्स जिसका एक टेंजेंट की तरफ कंपोनेंट लगे, ये नहीं रखना होगा। मतलब टेंजेंट की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। अगर उस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दे तो ये जीरो होगा। किस में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये किसकी बात कर रहा होगा? तो कहिएगा ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब आइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ कोई नहीं होगा, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। आगे की तरफ होगा तो तेज कर देगा, स्पीड बढ़ने लगेगा। पीछे की तरफ होगा तो स्पीड घटने लगेगा। ठीक, तो इधर में ये ध्यान रखिए, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये सब ले रहे हैं आप। ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आइए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज जो हो रहा है वो उसके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा, जो फोर्स आएगा, उसके पास एक ही रास्ता है कि उसको सेंटर की तरफ होना होगा। सेंटर की तरफ होना होगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर अलग रहा तो उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जो 80 दे देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उधर होगा तो भी, इधर होगा तो भी। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पास कि टुवर्ड्स द सेंटर। तो सर्कुलर मोशन में हर हाल में ये रहेगा। ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि AC का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम के पीछे भी कुछ खास बात है। हाँ, खास बात है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर को ढूंढने वाला, खोजने वाला। ऐसा लगता है कि ये इसको ढूंढ रहा है क्योंकि यहां था तो इधर आ गया AC, यहां है तो इधर है। ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। ऑलवेज। तो ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर को ढूंढ रहा है, कहीं से भी उधरे ताक रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो ये बात खास हुआ। दूसरा ये हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन है। ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ये ओनली समझिएगा, अंडरलाइन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। इसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात ये कि ये ऑलवेज प्रेजेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा ही बदलता है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब, इसे तो होना ही होगा। और इसी वजह से जैसे सर्कुलर मोशन बात होती है ना, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन की बात आती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इसको लाने वाला जो फोर्स होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे। तो इसी वजह से इसकी कहानी ज़्यादा चलते रहती है। बहुत कम क्वेश्चंस में आपको वो इधर ले जाता है कि नहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात कीजिए। ठीक, जैसे ही इतनी सारी ये बातें जो अब तक बताए आप समझ गए,
तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो दोनों हाल में रहेगा, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ठीक। लेकिन जो टेंजेंशियल है, चूंकि ये मैग्नीट्यूड को बदल देगा, और मैग्नीट्यूड को बदलने वाला सर्कुलर मोशन जो है, स्पीड के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को बदलने वाला जो मामला है, वो कैसा सर्कुलर मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा, अब उसको हम लोग नोट करें कि जो AT है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये नाम एक बार लिख लीजिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये केवल तब आएगा, ठीक है ना, ये अगर जीरो नहीं है मतलब कुछ है, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ये जीरो है, अगर जीरो है क्या मतलब, जीरो इसको होना ही पड़ेगा, ठीक है, किसमें? UCM में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वो था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, तो ये जो है ओनली ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड जब बदल रहा है तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो AT जो है dV/dt हम कहने जा रहे हैं इसको, ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो V है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर नहीं है। ये बात को दिखाने के लिए और अच्छे से हम लोग क्या लिख देते हैं कि ये वेलोसिटी वेक्टर, इसका ये मैग्नीट्यूड और तब बाई dt, ठीक। तो ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये देखिए, इसी वजह से यहां पे जो V है ना, ये जो V है, इसको आप कह देते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। चूंकि इसको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, तो क्यों इसको हम बार बार वेलोसिटी बोले, क्यों बार बार हम बोले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? जाओ इसको हम स्पीड ही बोल देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही कह दीजिए, बात खत्म, बात खत्म। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये रहा। मैंने जानबूझ के अभी सर्कुलर का कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, ठीक। ये तो जनरल एक्सेलरेशन को डिफाइन किए हैं, ध्यान रखिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन नहीं लिखे हैं, थोड़ी देर में आते हैं उस पे। एंगुलर एक्सेलरेशन जो अगली बात हो रही है, उसके पहले चलिए हम लोग डेरिवेशन पे आए। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा जरा उसकी बात करें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन में चेंज के वजह से है। थोड़ा सा जस्ट एक प्रैक्टिस आपसे, कि अगर मैं बोलूं कि ये पिछले लेक्चर में इस तरह की बात हो चुकी है, इसलिए कैलकुलेशन वहां था, यहाँ ये वेलोसिटी है, थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इधर हो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं 90 डिग्री पे, तो आप क्या कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी के लिए? तो ये भी V है, ये भी V है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो ये फाइनल है, देखिए फाइनल है। अब माइनस इनिशियल करना है, तो ये इनिशियल को माइनस कीजिए, तो ये वेक्टर इधर आ गया, ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर आएगा। इधर में क्या है? तो इधर में सेंटर है, देख लीजिए, इनका जो डायरेक्शन इधर आएगा, इधर में सेंटर है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने जा रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंटर की तरफ डायरेक्शन आएगा, ये आपको फील कर लेना है। रही बात कि आखिर उसका वैल्यू जो फेमस है V²/r, वो कैसे आ रहा है, तो जरा देखिए। इसमें ये रेडियस वेक्टर है, तो ये भी रेडियस वेक्टर है। अगर हम रेडियस वेक्टर को d थीटा से, छोटे एंगल से
अगर चेंज कर दे, ठीक है ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, dl। ठीक, ये r है तो ये भी r है। अब आप बताइए, यहां का जो वेलोसिटी इधर था, यहां का इधर था, अगर रेडियस बढ़ा है आगे डी थीटा से, तो वेलोसिटी के भी डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा, डी थीटा। ठीक, तो जरा बनाइए तो उसको अलग से, ये ट्रायंगल को, ये भी आर ये भी आर। ठीक, तो ये कितना आया, dl, l से दिखा रहा है, लीजिए dl। ये भी, तो ये v1 ये v2, तो यहां से जोड़ दीजिए इसको। देखिए ये फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v। ठीक है ना, डेल्टा v। और यहाँ पे गौर कीजिएगा, v2 का भी वैल्यू v ही है और v1 का भी वैल्यू v ही है। मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आर आर वी वी, ये dl ये dv। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल है तो कुछ रेशियो लेके देखिए। आप उनका रेशियो लेना चाहेंगे जहां पे कुछ वेलोसिटी आ जाए, मतलब स्पीड आ जाए, बार बार वेलोसिटी मुंह से निकल जाता है। लेकिन आप देखिए मैग्नीट्यूड वाली बात करेंगे तब उसमें क्या कहते हैं, स्पीड की बार बार बात बोल के निकल जाएंगे। यहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्शन की बात है। तो एनीवेज हम चाहते हैं कि v आए, तो उसके लिए क्या करेंगे जरा देखिए, तो कुछ ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें dl रहे तो रहे। सिमिलर ट्रायंगल है तो रेशियो ले सकते हैं। चलिए तो dl बाई आर इधर लेते हैं, तो उधर में क्या हो जाएगा, dv बाई v हो जाएगा, v हो जाएगा। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कीजिए। इसको डेराइव करने के बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी कई बार आपको मिलेगा, 2 पेज में ले जाएगा, उतना में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सारा का सारा इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाले चीज का, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, बोर्ड में थोड़ा सा डेरिवेशन आना चाहिए आपको। आइए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टाइम, 1/r अलग ले लीजिए तो dl/dt हो जाएगा ये। और उधर चूंकि d नहीं डेल्टा लिखे हुए तो ठीक है, उधर डेल्टा यूज कीजिएगा, 1/v अलग ले लीजिए, डेल्टा v बाई डेल्टा t। देखिए तो ये क्या है, ये स्पीड ही तो है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अब ये कौन वाला एक्सेलरेशन है, ये कौन वाला एक्सेलरेशन है? क्या आप मैग्नीट्यूड चेंज किए थे वो वाला एक्सेलरेशन लिख देंगे इसको? नहीं, आप मैग्नीट्यूड तो चेंज किए ही नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज किए हैं, v ही रहने दिए हैं। तो इसलिए ये जो आया ये केवल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन वाला मामला है ये। ठीक, अब आइए इसको आगे बढ़ाइए। तब 1/r ये हो गया v, उधर हो गया ac, यही ना ac है, और नीचे में भी है, तो इसलिए कहेंगे आप ac बराबर v²/r। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, v²/r, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। चलिए, चूंकि चीजों को हम लोग बार बार जहां जहां मौका मिले ओमेगा के फॉर्म में भी लिखते जाएंगे, तो AC को हम लोग फिर से लिखेंगे कि आपने कहा AC बराबर v²/r और v बराबर होता है ओमेगा r, उसका स्क्वायर कर दिए r। ठीक, तो ओमेगा²r²/r, r से एक r काट दीजिए, ओमेगा²r। तो इसलिए AC जो है आप इसको v²/r लिखे तब, ओमेगा²r लिखे तब, दोनों एक ही बात होगी। और ये बात एकदम सटीक बैठा लीजिए दिमाग में, तब आगे बढ़ा जाए। तो अब तक हम लोग एक्सेलरेशन में जो जो चीज़ें लर्न किए वो ये कि मैग्नीट्यूड के वजह से एक्सेलरेशन का अलग नाम दे रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन का अलग नाम दे रहे हैं। ठीक,
तो बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो यूनिफॉर्म अगर है तो सिर्फ AC से काम चल गया, ठीक है ना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे। जैसे ही दोनों एक्सेलरेशन होंगे तो जाहिर सी बात है कि बॉडी तो एक ही है और वो एक ही समय पे दो एक्सेलरेशन उस पर लगाया गया है। इसका मतलब दोनों को मिला के नेट एक्सेलरेशन आपको बोलना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए दोनों को मिला के का मतलब ये है कि कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे दोनों का। और दोनों में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री एंगल है। तो इसलिए अब हम लोग बात करेंगे नेट एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए, अब नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, चलिए अब इस पे हम सिर्फ एक्सेलरेशन लिख रहे हैं AT और इधर AC, दोनों 90 डिग्री पे है। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा A नेट। और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, A² + B² + 2AB cos 90 जीरो हो जाता है। इसलिए केवल क्या बच जाएगा, A² + B² मतलब AC² + AT²। ये आया कहाँ से, तो कहिएगा कुछ नहीं, A नेट जो है दोनों एक्सेलरेशन को वेक्टोरियली जोड़ा गया है, तो ये आया है, लीजिए। और ये बात पे ज़्यादा इसलिए हम लोग पहले इसी को लिख दिए अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि यही आपके काम का है ज़्यादा बार बार कि भाई रूट में रहे ऐसा, ठीक। तो नेट एक्सेलरेशन, तो 3 नाम अभी तक आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। यहां पे ये बॉडी अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ है, जो कि है, हमने कहा है, तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। ये देखो बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो ये बताइए कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V²/R वो कांस्टेंट रहेगा कि वो चेंज होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है, चूंकि V²/R और V जो है चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, क्योंकि AT है, dV/dt कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो ये वेरिएबल हो जाएगा किसमें, वेरिएबल मतलब चेंजिंग हो जाएगा किसमें, इन NUCM में, NUCM में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। ये एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा मतलब इसको लगाने वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर धागे में पत्थर बांध के अपना चाहे जा रहे हैं, ना चाहे जा रहे हैं, तेज करते जा रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से धागा एक समय के बाद टूट जाएगा। तो ये चेंज होता जाएगा। अब आइए यहाँ पे एंगल लेने की बात है कि A नेट कितने पे है, तो या आप AC से या थीटा ले लीजिए तब, या AT से थीटा ले लीजिए तब, जो जिससे मन है, ठीक है ना। अक्सर रेडियस से बुक्स में दे देता है, तो लीजिए ये यहाँ पे ये थीटा ले लीजिए, तो कुछ नहीं, या इसको अल्फा कोई दूसरा एंगल नाम दे दीजिए, व्हाटएवर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे tan थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा मतलब ये सामने वाला कौन है, AT, बाई बगल वाला कौन है, AC। तो किस एंगल पे लग रहा है यही बता सकते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि थीटा, चूंकि बार बार सर्कुलर मोशन को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस एंगल को कुछ और बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लीजिए मैंने इसका नाम फाई दे दिया, तो tan फाई AT/AC। ध्यान रखिएगा, ये इधर से भी ले सकते थे, ये आपकी मर्जी है किधर से दिखाना है, रेडियस से दिखाना है कि टेंजेंट से दिखाना है, दोनों इक्वली वैलिड है ये बात। अब आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि ये दोनों एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो थोड़े समय के बाद हमने ये सर्कुलर मोशन करा दिया नॉन यूनिफॉर्म। ये जो फाई एंगल हमने लिया है, ये समय के साथ बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, ये एंगल
ये फाई, बस मैं यही पूछ रहा हूं। ठीक, सोच लिए। चलिए, एटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, डीवी बाई डी है। ठीक, वो तो कांस्टेंट है, हाँ वो कांस्टेंट है। लेकिन जो डीवी है, वी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल चेंज होता जाएगा। तो सेंट्रीपिटल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा वेक्टर एसी, तो रिजल्टेंट को अपनी तरफ खींचता जाएगा, रिजल्टेंट उसकी तरफ झुकेगा जो भारी पड़ेगा। तो इसलिए फाई का वैल्यू घटता जाएगा समय के साथ। ठीक, तो ये बात कि एटी और एसी दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम एंगल पे नहीं होगा समय के साथ, वो ये फाई खुद चेंज कर रहा है एंगल। क्लियर? इसको नोट करने से पहले एक और खूबसूरत बात कि एटी अगर पॉजिटिव है तो एन एट इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये धीरा हो रहा है तो ठीक, पहले से तेज था तेज था तेज था, अब धीरे हो रहा है धीरे हो रहा है। तो धीरे हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 80 था, तो अब वो नीचे की तरफ है, एक्चुअल में रिटार्डेशन है। तो 80 अगर पॉजिटिव है तो एसी समय के साथ बढ़ता जाएगा। दिख रहा है? 80 अगर निगेटिव हो तो तब समय के साथ ये एसी घटता जाएगा, घटता जाएगा। तब देखना है आपको कि घट रहा होगा तो रिजल्टेंट उससे दूर भागेगा, बढ़ रहा होगा तो रिजल्टेंट उसके पास भागेगा। ये वेक्टर में बहुत काम का चीज है। तो इसलिए एटी, इफ एटी इज पॉजिटिव, ठीक, फाई इन यहां पे क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ता जाएगा समय के साथ, फाई घटेगा, डिक्रीजिंग। ये याद नहीं करना है, ये हमेशा फील करके तब बताना है, क्योंकि यही फाई कहीं टेंजेंट से ले लेता तो सब जगह उल्टा बोलना पड़ता। ठीक, इसलिए आप हमेशा ये फील कर लेंगे पहले क्या चल रहा है, इससे स्पीड के साथ क्या होगा, एसी बढ़ेगा कि घटेगा, तब उसके बाद बात कीजिएगा ये सब। एंड इफ एटी इज नेगेटिव, फाई यहां पे इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो समय के साथ चेंज होता जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा समय के साथ, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम लोगों ने देखा अब तक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन की कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी एक एक्सेलरेशन और बाकी है। और वो क्या? ये सब जो बातें कर रहे हैं अभी, ये सब लीनियर वेरिएबल्स है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब। तो क्या एक बात अभी बाकी नहीं रह गया, एंगुलर वेरिएबल वाला। ठीक, मतलब ओमेगा ही चेंज हो तो ओमेगा से नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को, करेंगे तो उसको क्या कह देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसलिए चौथा नाम अब आ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन की बात है उसमें एक नाम और जोड़िए, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अक्सर इसको अल्फा से दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और जाहिर सी बात है कि अगर इसमें टाइम को लिमिट कर देंगे जीरो की तरफ, छोटे से छोटे समय में लेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी, और ये अल्फा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ठीक, तो आप डिफाइन कर दिए एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन को। घबराए नहीं कि अब इसको कहाँ रखे सर, एटी, एसी, नेट, उस सब में किधर रखे, थोड़ा सा बर्दाश्त की गोली खाइए, आगे बढ़ते हैं। वो ये कि ये देखिए, फिर से यहां पे आइए,
इस सर्कुलर मोशन को इमेजिन कीजिए। हम आपसे बोले कि अगर ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, तो इसमें अल्फा बताइए। तो आप कहेंगे ठीक है, आप पहले डी ओमेगा बताइए, टाइम में कुछ बताइए, तब हम बताएंगे अल्फा। तो सवाल ये उठता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम जाएगा, तो इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम जाएगा। इक्वल एंगल जा रहा है मतलब ओमेगा फिक्स हो गया, ठीक। मान लो कि 2 रेडियन पर सेकंड है, तो ठीक है 2 रेडियन पर सेकंड है ओमेगा, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जब ओमेगा कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओमेगा कांस्टेंट होगा तो डी ओमेगा यानी चेंज इन ओमेगा 0 होगा। जैसे ही ये 0 हो गया तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत बात आई सामने, अल्फा की कहानी शुरू होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा है ही नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो केवल प्रेजेंट होगा कहाँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये रही एक खास बात। अब आइए एनयूसीएम में, तो एनयूसीएम में अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा कुछ होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और थ्योरेलॉजी वाली बात कर दिया जाए। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कांस्टेंट होता है। इसको ट्रू कहे कि फॉल्स कहे? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे बनाने से परहेज किया जाता है जहां पे होता ही नहीं है। जहां पे अल्फा है ही नहीं, उसको आप कांस्टेंट और चेंजिंग पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। तब भी आप थ्योरेलॉजी करेंगे नहीं, बताइए, बताना ही पड़ेगा आपको कि कांस्टेंट और चेंजिंग वाला बताइए, वेरिएबल वाला। बाकी हम कुछ नहीं सुनना चाहते और कोई जवाब नहीं। तो आप कहेंगे कांस्टेंट होगा, 0 तो कांस्टेंट ही है ना, अभी 0 होगा, बाद में भी 0 है, थोड़ी देर बाद भी 0 है, उसके आगे भी 0 है, तो 0 है, कांस्टेंट है, ऐसा बोल के आप निकल जाते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ध्यान रखिए, एनयूसीएम में अल्फा की कहानी आएगी, अल्फा की कहानी आएगी। अब आइए, अल्फा बराबर आपने कहा डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखिए, वेलोसिटी के फॉर्म में लिखिए, तो आप कहेंगे v बाई आर, ठीक है। 1 बाई आर को बाहर ले लीजिए, रेडियस से कांस्टेंट होगा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी। अब देखिए, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है कि स्पीड है? ये सब किसके लिए आप लिख रहे थे? v बराबर ओमेगा, ये सब आप मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे थे, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड वाला कहानी है, और मैग्नीट्यूड वाला कहानी में ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो ये 80 ऊपर आ गया, और नीचे में r आ गया। फाइनल क्या आ गया? 80 को एक तरफ रखिए और अल्फा r उधर ले जाइए। ये देखिए 80 बराबर r अल्फा या अल्फा r, ठीक। r अल्फा लिखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये जरूरत है, ठीक है ना। क्यों? धीरे धीरे जब रोटेशन सब भी पढ़ेंगे तो चीजों को आप सीखेंगे। ये r अल्फा, 80 बराबर r अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा ये डायरेक्शन वाला नहीं, केवल कौन सा? टेंजेंट वाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड वाला।
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाला। ये ध्यान रखना है, इस पे कभी भी आप AC बराबर आर अल्फा मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये कंफ्यूजन देखा जाता है कई स्टूडेंट्स में, इससे आप बिल्कुल दूर रखेंगे। एकदम क्लियर चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, जब जब जरूरी लगे तो जो बातें मैं कॉन्सेप्ट वाला बता रहा हूं दोबारा सुनिए, ठीक। AT बराबर आर अल्फा। अब आइए इसकी कहानी फिर थोड़ी देर बाद अभी करेंगे AT का। उसके पहले अब आप आइए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा जाए जरा। तो वहां पे आप कहते थे v बराबर u प्लस AT, तो यहां पे भी तब बोलेंगे ना अब एंगुलर वाला भाषा में, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देख रहे हैं ना, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वहां पे कहते थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पे कह देंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वहां पे कहते थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां पे कह देंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा थीटा। तो ये सारी चीजें अब यहां लिख सकते हैं आप, ठीक, क्योंकि सबका इक्विवेलेंट मिल चुका है अब आपको, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक आध फॉर्मूला और बनाए रहते हैं वहां पे आप लोग, जैसे कि क्या कहते हैं, nth सेकंड में तय की गई दूरी SN बराबर U प्लस प्लस A/2 2n माइनस 1। तो वहां पे भी लिख सकते हैं आप nth सेकंड में, जैसे 4 सेकंड में नहीं, चौथे सेकंड में ये है, उसी तरह से यहां पे आप लिख सकते हैं कि थीटा n बराबर ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी α/2 2n माइनस 1। तो इस तरह से सबका इक्विवेलेंट, इधर में लीनियर पैरामीटर्स हैं तो इधर में एंगुलर पैरामीटर्स आपको मिल चुका है। हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, एंगुलर पैरामीटर्स। यहीं पे एक बात आप फील कर ले रहे होंगे कि क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रोटेशन में नहीं है। कोई नया लॉ है क्या रोटेशन में? नहीं, सिर्फ चीजें आएंगी, मैथमेटिक्स आएगा, ये सब आएगा, नाम आएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो नेचर का कोई नया मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। ये स्पेशल केस है, वही जो पहले से मोशन हो रहा है ट्रांसलेटरी, उसी में कुछ चेंजेस लाए हैं तो ये मोशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कुछ नया लॉ नहीं है, इसलिए वहाँ की सब बातें आके इसमें जुड़ जा रही हैं। आगे अभी बहुत कुछ जुड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो वहाँ पढ़े थे उसका भी इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।